नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आसमान में एक नई सनसनी की। हाँ बिल्कुल। चीन का एकदम नया C929 विमान। जी इसने हाल ही में आप सोचिए 12,000 किलोमीटर की एक परीक्षण उड़ान पूरी की है। जी 20 जून 2025 की ये उड़ान वाकई चौंकाने वाली है। और ये सिर्फ एक और हवाई जहाज नहीं है ना, ये तो मतलब वैश्विक विमानन में जो पश्चिम का दबदबा है, दशकों पुराना दबदबा। हाँ, उसे चुनौती देने की चीन की एक बड़ी महत्वाकांक्षा दिखती है इसमें। बिल्कुल, ये उड़ान साफ दिखाती है कि चीन के पास अब वो तकनीकी क्षमता आ गई है कि वो लंबी दूरी के वाइड बॉडी जेट बना सकें। मतलब सीधे सीधे बोइंग 787 और एयरबस A350 के मुकाबले में। हाँ बिल्कुल, उनके मैदान में उतरने जैसा है ये। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ा भू राजनीतिक संकेत भी है। ये दिखाता है कि चीन का एविएशन सेक्टर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो फिर समझते हैं जरा ऐसे कि C929 में ऐसा क्या खास है। 12,000 किलोमीटर रेंज, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब है आप बीजिंग से न्यूयॉर्क या शंघाई से लंदन बिना रुके जा सकते हैं। तो ये तो सीधे सीधे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और एयरबस A350 के मार्केट को टारगेट कर रहा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, शुरुआती जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि C929 कुछ मामलों में, जैसे रेंज और फ्यूल एफिशिएंसी का अनुपात, उसमें शायद 787 से भी बेहतर हो। ओह, सच में? हाँ, इसमें भी 787 की तरह कंपोजिट मटेरियल का खूब इस्तेमाल हुआ है। वजन कम रहता है, ईंधन बचता है। अच्छा। और चीन ने इंजन इंटीग्रेशन, आवाज कम करने वाली तकनीक, आधुनिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इन सब पर भी बहुत ध्यान दिया है। अभी प्रोटोटाइप में तो पश्चिमी इंजन लगे हैं, लेकिन वो अपना CJ2000 इंजन जो बना रहे हैं, हाँ, सुना है उसके बारे में। उससे साफ है कि उनकी नजर पूरी तरह आत्मनिर्भरता पर है। और ये टाइमिंग भी देखिए, बोइंग अभी भी वो 737 मैक्स वाली दिक्कतों से और प्रोडक्शन की देरी से जूझ रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या ये चीन के लिए एक सोचा समझा मौका है कि पश्चिम जब थोड़ा कमजोर दिख रहा है तब आगे बढ़ा जाए? टाइमिंग तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे सिर्फ एक विमान के संदर्भ में देखना मतलब पूरी तस्वीर नहीं होगी। अच्छा। ये चीन के एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चीन सिर्फ हवाई जहाज नहीं बना रहा, तो फिर क्या? वो एक पूरा एविएशन इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। इकोसिस्टम मतलब? क्या सिर्फ ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाना? उससे कहीं ज्यादा। हाँ, उन्होंने पिछले दशक में अपने घरेलू एयरपोर्ट्स का नेटवर्क तो जबरदस्त फैलाया ही है। 240 से ज्यादा कमर्शियल एयरपोर्ट्स हैं अब। लेकिन साथ ही उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, हाँ। उसके तहत वो अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, कई देशों में एयरपोर्ट्स बनाने और उन्हें मॉडर्न बनाने में पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये भविष्य के लिए मार्केट तैयार कर रहे हैं अपने कोमैक विमानों के लिए, कह सकते हैं, बिल्कुल। और फिर कोमैक जो उनकी कंपनी है, उसे सरकार का पूरा सपोर्ट है, बेहतरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज का साथ है, सेना से जुड़े रिसर्च संस्थानों का भी सहयोग है। लेकिन ये जो आत्मनिर्भरता की बात आप कर रहे थे पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद, क्या ये सिर्फ एक डिफेंसिव मूव है या चीन वाकई चाहता है कि तकनीक के लिए बाहर देखना ही ना पड़े? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने शायद रफ्तार तेज कर दी, हाँ, हो सकता है। लेकिन चीन लंबे समय से चाहता था कि महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने। CJ2000 इंजन उसी का सबूत है। और फिर कीमत? हाँ, कीमत का क्या अनुमान है? अनुमान है कि C929 की कीमत शायद 180 से 200 मिलियन डॉलर के बीच हो सकती है। और बोइंग 787 वो तो काफी महंगा है। हाँ, वो 250 से 300 मिलियन डॉलर के आसपास है। तो आप देखिए, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की जो उभरती हुई एयरलाइंस हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा आकर्षण होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। तो जाहिर है पश्चिम, खासकर अमेरिका, इसे लेकर चिंतित तो होगा, पर क्या ये डर सिर्फ कुछ एयरलाइन कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाने का है या मामला उससे ज्यादा गहरा है? देखिए, ये डर सिर्फ व्यापार के नुकसान का नहीं है, ये रणनीतिक बढ़त खोने का डर है। रणनीतिक बढ़त कैसे? देखिए, जो देश हवाई जहाज बनाते हैं वो अक्सर एविएशन सेफ्टी के नियम, तकनीकी स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। हाँ, सही बात है। और अहम सप्लाई चेन पर भी उनका कंट्रोल रहता है। C929 खासकर अगर वो अपने घरेलू इंजन के साथ सफल होता है तो वो इस पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। बिल्कुल, दशकों पुरानी व्यवस्था को। और एविएशन इंडस्ट्री सॉफ्ट पावर का भी एक जरिया है। जो देश कोमैक से विमान खरीदेंगे वो धीरे धीरे चीन के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव में और मजबूती से आ सकते हैं। और हाँ, कुछ टेक्नोलॉजी का मिलिट्री इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन एक बड़ी रुकावट अभी भी है ना, सर्टिफिकेशन। हाँ बिल्कुल। पश्चिमी देशों में उड़ने के लिए FAA या EASA जैसे रेगुलेटर्स की मंजूरी चाहिए। क्या चीन इसे पार कर पाएगा? ये तो मुश्किल लगता है। ये सचमुच एक बड़ी चुनौती है, इसमें वक्त लगेगा। पश्चिमी रेगुलेटर्स बहुत सख्त हैं, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं। तो फिर? लेकिन लगता नहीं कि चीन सिर्फ इंतजार करने के मूड में है।
वो जैसा मैंने कहा BRI देशों और दूसरे रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर अपना कोई सिस्टम बना रहे हैं? हाँ, एक तरह की समानांतर मान्यता प्रणाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लंबी दौड़ है जरूर, पर चीन की स्ट्रेटेजी साफ दिखती है। पहले डिमांड बनाओ, फिर सप्लाई दो और आखिर में नियम तय करो। तो ये साफ है कि C929 की ये जो उड़ान है, ये सिर्फ तकनीकी कामयाबी का प्रतीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वैश्विक विमानन के नक्शे पर एक नए शक्ति केंद्र के उभरने का संकेत है, पश्चिम के एकाधिकार को सीधी चुनौती। बिल्कुल सही कहा। चीन अब सिर्फ बराबरी करने की नहीं सोच रहा, वो नेतृत्व करने की तैयारी में दिख रहा है। ये एविएशन की जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल सप्लाई चेन और शायद शक्ति संतुलन को भी आने वाले दशकों में एक नया आकार दे सकता है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। विमानन में ये जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा है, क्या ये हवाई यात्रा को सस्ता बनाएगी या फिर दुनिया को तकनीकी मानकों और प्रभाव वाले क्षेत्रों के आधार पर और ज्यादा बांट देगी? ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और जियोपॉलिटिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हम आपके विचार जानना चाहेंगे। जरूर। धन्यवाद।